गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज सचिन खरे और ये बायोलॉजी लेक्चर सीरीज का सेकंड पार्ट है। इस लेक्चर सीरीज में हमें सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना है कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था कि एक कोशिका क्या होती है, कोशिका सिद्धांत क्या है और कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों का अध्ययन अपन ने किया था। वो नॉलेज अपन को यहां पर काम में आने वाला है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि इस लेक्चर को समझने के लिए जो बेसिक नॉलेज है वो गेन कर लें, ठीक है। दूसरी चीज है कि इस लेक्चर को समझने के बाद हम ये बता पाएंगे कि जो एक कोशिकीय जीव हैं उनमें किस प्रकार से विभाजन होता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ कैसे होती है, एवं एक बच्चा जब अपने माता के गर्भ में सेल के रूप में जन्म लेता है वो सेल कैसे उत्पन्न हुई है, किस प्रकार का विभाजन वहां पर लगा है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। सभी जीव अपना जीवन एक कोशिका से ही प्रारंभ करते हैं। वृद्धि एवं जनन सभी कोशिकाओं की विशेषता है। ये कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होकर जनन करती हैं। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी जीव है वो एक कोशिका से ही विकसित होता है और सभी कोशिकाएं विभाजित होती हैं दो नई संतति कोशिकाओं में। अब जैसे पहले जो इसका लेक्चर का फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने कोशिका सिद्धांत का डिस्कशन किया था। उस डिस्कशन में अपन ने एक नाम पढ़ा था, रोडोल्फ विरकॉव। याद आया? ये वही शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले ये चीज क्लियर करी थी कि जो नई कोशिकाएं होती हैं वो पुरानी कोशिकाओं से ही जन्म लेती हैं। यही वो व्यक्ति है जिसने वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि पुरानी वाली कोशिकाओं में आखिर होता क्या होगा, ठीक है। इनकी विचारधारा से ही यह सिद्धांत सामने निकलकर आया है जो हम ये पढ़ रहे हैं। कौन थे ये? रोडोल्फ विरकॉव। इन्होंने 1858 में ओमनिस सेलुला ई सेलुला नाम का एक रिसर्च पेपर इनका जो है वो आया था। क्या नाम था इसका? ओमनिस सेलुला ई सेलुला नामक कथन देकर अपनी इस परिकल्पना की पुष्टि की जिसमें कोशिका विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है और फिर वृद्धि करती है। मतलब एक कोशिका विभाजित होगी, दो नई कोशिकाओं का निर्माण करेगी और फिर अंततः वृद्धि करेगी। ये कोशिकाएं मानव तथा अन्य प्राणियों में शारीरिक वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतकों के पुनरुत्पादन, नवीन अंगों की वृद्धि, लैंगिक अलैंगिक जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब ये कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो ये सामान्यतः 3 प्रकार का है। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, अर्थात एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। तो इस लेक्चर में हम दो चीजें पढ़ेंगे, एमाइटोसिस और माइटोसिस। मियोसिस बहुत बड़ा टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम असूत्री कोशिका विभाजन या एमाइटोसिस। इसको सबसे पहले हम एक फिगर के माध्यम से कंप्लीट करते हैं। जैसे यहां पर बैगनी कलर का आपको जो ये गोला दिख रहा है ये है न्यूक्लियस। अब एक सेल जो है इसकी सेकंड स्टेज में ये न्यूक्लियस लंबा हुआ, सेल में एक प्रकार का कॉन्स्ट्रिक्शन आया। न्यूक्लियस लंबा होने के बाद जब हम थर्ड फेज में गए तो यहां पर ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन था ये और ज्यादा बढ़ गया और अंततः जो एक सेल थी वो दो नई संतति कोशिकाओं में या डॉटर सेल्स में टूट गई। यानी यहां पर न्यूक्लियस ही सबसे पहले विभाजित होगा और इस न्यूक्लियस के दो पार्ट होंगे और जो डॉटर सेल्स बनेगी उस डॉटर सेल्स को हर एक सेल को न्यूक्लियस का एक एक पोर्शन मिल जाएगा। सबसे सामान्य प्रकार का या सबसे निम्न कोटि के जो जीव होते हैं उसमें इस प्रकार का विभाजन देखने को मिलता है, जिसे हम सामान्यतः न्यूक्लियस डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर एक बेसिक कैटेगरी से अगर देखें तो न्यूक्लियस का ही यहां पर विभाजन हो रहा है।
यह विभाजन आदिम जीवों, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल आदि में देखा जाता है। इसे प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन भी कहा जाता है, क्योंकि अभी जैसे अपन ने समझा कि यहां पर सीधे केंद्रक ही विभाजित हो रहा है, इसीलिए इसे प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन कहा जाता है। इसमें केंद्रक पहले लंबा हो जाता है, फिर सीधा दो भागों में विभाजित होकर अलग हो जाता है। तो यहां पर देखिए आप कि जो केंद्रक है वो यहां पर लंबा हो गया और सीधा दो भागों में यहां पर टूट गया। प्रत्येक भाग में एक संतति केंद्रक पहुंच जाता है। तो जो डॉटर सेल्स होती हैं उसमें केंद्रक का एक एक भाग यहां पर पहुंच जाता है। यह कुछ विशिष्ट कोशिकाओं जैसे कार्टिलेज की कोशिका, मतलब हमारे शरीर में जहां जहां पर कार्टिलेजेस हैं तो कार्टिलेजेस की कोशिकाओं में इस प्रकार का विभाजन देखने को मिलता है। कशेरुकियों की भ्रूण झिल्ली, कशेरुकी मतलब वर्टिब्रेट्स जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनमें जो भ्रूण झिल्ली होती है उसमें इस प्रकार का विभाजन देखने को मिलेगा। वृद्ध ऊतक, वृद्धि नहीं है, वृद्ध ऊतक मतलब जो पुराने टिश्यूज होते हैं बॉडी के, वो भी इस प्रकार से ग्रोथ करते हैं और कुछ रोगग्रस्त ऊतकों में इस प्रकार का विभाजन देखने को मिलता है। तो ये है असूत्रीय कोशिका विभाजन, जिसमें एक न्यूक्लियस के रूप में या न्यूक्लियस ही विभाजित होता है और न्यूक्लियस का पोर्शन जो है संतति कोशिकाओं में पहुंच जाता है। बहुत ही सरल प्रकार का यह कोशिका विभाजन होता है जो कि निम्न कोटि की कोशिकाओं में पाया जाता है। अब हम चलते हैं समसूत्री विभाजन या माइटोसिस पर। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन कहा जाता है, जैसे कि एमाइटोसिस। इस पोर्शन में प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन देखने को मिला था, लेकिन माइटोसिस जो है यह है प्रत्यक्ष या परोक्ष कोशिका विभाजन। माइटोसिस शब्द का पहली बार प्रयोग 1882 में वॉल्थर फ्लेमिंग ने किया था। ये जो वैज्ञानिक थे वॉल्थर फ्लेमिंग, इन्होंने सबसे पहले माइटोसिस शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ होता है धागे की तरह निर्माण। वास्तविकता में माइटोसिस का अर्थ केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों का विभाजन होता है, क्योंकि यहां पर केंद्रक भी विभाजित हो रहा है और कोशिका द्रव्य भी विभाजित हो रहा है। इस प्रकार का कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है। मतलब हमारी जो काया है ना, जो हमारा शरीर है, वो माइटोसिस प्रकार के विभाजन से ही वृद्धि करता है। हमारा जन्म तो हुआ है मियोसिस से, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन शरीर की जो वृद्धि हुई है, शरीर की वृद्धि हुई है मियोसिस प्रकार के माइटोसिस प्रकार के विभाजन से। तो हमारा शरीर जो वृद्धि कर रहा है, या हम कभी भी चोटिल हो जाते हैं, घाव हो जाता है, कट जाते हैं, तो वो चोट भी भरती है माइटोसिस से ही। इस प्रकार के विभाजन में मात्र कोशिका विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिकाएं बनाती है। मतलब एक कोशिका है वो विभाजित होगी और दो नई कोशिकाओं को जन्म देगी। यह समसूत्री विभाजन एक निरंतर प्रक्रिया है एवं एक जटिल प्रक्रम है जो कई चरणों या अवस्थाओं में विभाजित होता है। अब हम इसको समझते हैं कि जो समसूत्री विभाजन है अर्थात माइटोसिस है, वो कितने चरणों में पूरा होता है। तो सबसे पहली अवस्था है हमारी विश्राम अवस्था या इंटरफेस। इस डायग्राम के माध्यम से समझिए इसको कि आप देखिए यहां पर दो एरोज हैं, एक ये ब्लू कलर का है और एक ये पिंक कलर का है। ब्लू कलर का जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है यह है इंटरफेस अर्थात विश्राम अवस्था, और जो ये पिंक कलर का एरिया है यह है माइटोटिक फेस। और इसके कितने चरण हैं? प्रोफेस है, मेटाफेस है, प्रोफेस है, प्री मेटाफेस है, मेटाफेस है, एनाफेस है, टेलोफेस है और साइटोकाइनेसिस है। अब ये इंटरफेस क्या है? तो एक बेसिक लेवल पर आप ये समझ लो कि जब कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को गेन करती है, उस टाइम पीरियड को अपन कहते हैं इंटरफेस। और वास्तविकता में जब यह कोशिका विभाजन होना शुरू हो जाता है तो वो अवस्था कहलाती है माइटोटिक फेस। और माइटोटिक फेस अलग अलग चरणों में फिर से विभाजित होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं इस विश्राम अवस्था या इंटरफेस के बारे में।
अंतरावस्था, इसी को ही कहा जाता है अंतरावस्था भी। अंतरावस्था यह दो क्रमिक कोशिका विभाजन के बीच की अवस्था है। अंतर मतलब सेल डिविजन्स तो लगातार चलते रहते, लेकिन जब एक सेल डिवीजन हुआ, नई डॉटर सेल्स बनी, वो डॉटर सेल्स जितने टाइम पे वृद्धि करेंगी और नए विभाजन के लिए तैयार होंगी, वो पूरा जो टाइम पीरियड है वो कहलाता है इंटरफेस, अंतरावस्था या विश्राम अवस्था। मानव में कोशिका चक्र की 95% अवधि अंतरावस्था में ही पूरी होती है। मतलब 95% जो एक टाइम पीरियड रहता है एक कोशिका का, वो यह अंतरावस्था ही रहता है, जिसमें कोशिका ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स गेन करके नए प्रकार के विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। इस अवस्था में कोशिका के गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि कोशिका जल योजित अवस्था में होती है। कोशिका में जल का जो पोर्शन है वो ज्यादा होता है, इस वजह से कोशिका के जो गुणसूत्र है वो स्पष्टतः दिखाई नहीं देते हैं। इसे विश्राम प्रावस्था या रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर कोशिका विश्राम करती है, न्यूट्रिएंट्स गेन करती है और सेल डिवीजन के लिए आगे तैयार होती है। अब इस डायग्राम से समझिए आप इंटरफेस के लिए। इंटरफेस या विश्राम अवस्था जो होती है उसमें हमें न्यूक्लियस कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, जैसे यहां पर है। आपको यहां पर गुणसूत्र दिखाई नहीं दे रहे होंगे इस सेक्शन में, क्योंकि इस अवस्था में कोशिका जलयोजित होती है और जलयोजित होने के कारण जो क्रोमेटिड मटेरियल है वो काफी ज्यादा घना होता है। इंटरफेस के बाद कोशिका जाती है प्रोफेस में। एक और डायग्राम में बताता हूं आपको, ये वाला इंटरफेस। इंटरफेस विभाजित है जी नोट, अर्थात सेल साइकिल हॉल्टेड, मतलब यहां पर कोई भी कोशिका चक्र यहां पर शांत हो गया है, कोशिका रेस्ट कर रही है जी नोट पर। फिर जी नोट के बाद हम आते हैं जी1 पर। सेल्स मैच्योर, मतलब कोशिका ने ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स गेन किए और सेल जो है मोटी हो गई। इसके बाद हम आए एस अवस्था में, यहां पर डीएनए की कॉपीज वगैरह बनने लगेंगी। और एस के बाद हम आते हैं जी2 फेज पे। यहां पर सेल्स विल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द डिवीजन, मतलब सेल जो है यहां पर पूरी तरीके से तैयार हो गई है डिवीजन करने के लिए। और इसके बाद सेल एंटर होगी माइटोटिक फेज में। अब इस डायग्राम को समझिए। जी2 फेज जो अभी अपन ने समझा क्या था, इंटरफेस। यहां पर सेल पूरे तरीके से तैयार हो गई है विभाजन के लिए, लेकिन गुणसूत्र यहां पर क्लियर नहीं है। आप यहां पर एक और नजर मारिए तो ये जो चमकीला पोर्शन दिख रहा है ये वाला, ये एक्चुअल में है सेंट्रोसोम्स, तारक काय। पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में। तारक का एक अहम भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि ये निर्माण करेंगे एस्ट्रल रेस का, और इस एस्ट्रल रेस पर ही गुणसूत्र चिपक कर संतति कोशिकाओं में पहुंचेंगे। कैसे, तो समझो इसको। प्रोफेस, प्रोफेस में आप ये देखिए सेंट्रोसोम्स विपरीत ध्रुवों पर पहुंचने लगे हैं और एस्ट्रल रेस का निर्माण यहां पर शुरू हो गया, ये इस प्रकार से, ठीक है। और जो जलयोजित अवस्था में कोशिका थी वो जल वाला पोर्शन जो है यहां पर कम हो गया है, इसलिए गुणसूत्र थोड़े साफ तरीके से हमको दिखने लगे हैं। प्रोफेस के बाद कोशिका आती है प्रोमेटाफेस में। प्रोमेटाफेस में आप ये देखिए कि ये जो सेंट्रोसोम्स हैं ये पूर्ण रूपेण विपरीत ध्रुवों पर पहुंच गए हैं, ठीक है। और इन्होंने एक स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण कर लिया है और हर एक स्पिंडल फाइबर से ये गुणसूत्र जो है सेंट्रोमेयर नामक संरचना से जाकर चिपक गए हैं। इसके बाद आता है मेटाफेस। यहां पर क्लियर दिख रहा है कि जो सभी क्रोमोसोम्स हैं वो स्पिंडल फाइबर से चिपक गए हैं। मेटाफेस के बाद आता है एनाफेस। एनाफेस में आप देखिए कि ये जो गुणसूत्र हैं बीच से टूट गए हैं और वी, और या तो वी प्रकार की या यू प्रकार की आकृति इन लोगों ने धारण कर ली है और ये विपरीत ध्रुवों पर जाने लगे हैं। एस्ट्रल रेस निकली हैं कहां से, सेंट्रोसोम से,
और इन एस्ट्रल रेस से चिपक गए हैं गुणसूत्र और ये विपरीत ध्रुवों पर जाने लगे हैं। किस अवस्था में? एनाफेज में। एनाफेज के बाद आता है हमारा टेलोफेज। टेलोफेज जस्ट उल्टा होता है प्रोफेज का। प्रोफेज में जितनी चीजें गायब हुई थी उतनी सभी चीजें वापस आने लगती हैं टेलोफेज में। आप ये देखिए कि प्रोफेज में गुणसूत्र कुछ इस प्रकार के दिख रहे थे, तो टेलोफेज में भी गुणसूत्र इसी प्रकार के दिखने लगे हैं। ठीक है, और इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, मतलब बीच में ये विभेदन उत्पन्न हो गया और बस कोशिका टूट जाएगी दो नई संतति कोशिकाओं में। यही होता है माइटोसिस, जो कि हमने अभी एक डायग्राम के माध्यम से समझा है। अब चलिए हम इसके हर एक सेक्शन को बारीकी से समझते हैं। प्रोफेज मतलब ये वाला जो सेक्शन है इसको समझते हैं हम। समसूत्री विभाजन के प्रारंभ होते ही कोशिका में निर्जलीकरण शुरू हो जाता है। जैसे कि अभी अपन ने इंटरफेस की जो G2 अवस्था है उसमें ये देखा था कि हमें क्रोमोसोम सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन इसके बाद हमको क्रोमोसोम्स सही तरीके से दिखने लगे। और क्रोमोसोम्स के सही तरीके से दिखने का कारण क्या था? ये निर्जलीकरण। निर्जलीकरण प्रारंभ होता है, इस वजह से क्रोमोसोम्स हमें सही तरीके से दिखने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका और तत्पश्चात क्रोमैटिन जाल भी स्पष्ट नजर आने लगता है। ये जो क्रोमैटिन जाल है ये स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। इसके पश्चात क्रोमैटिन जाल के धागे टूटकर अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। जो क्रोमैटिन जाल है वो, जैसे आप ये देखिए इंटरफेस अवस्था में ये कितना घना हुआ है, इसका ये जो जाल है ये टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। किसमें? प्रोफेज अवस्था में। ये टुकड़े गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। मतलब अब यहां पे से समझ लीजिए आप कि गुणसूत्र जो है ये और कुछ नहीं है, क्रोमैटिन जाल था। क्रोमैटिन जाल के छोटे छोटे से टुकड़े हुए और वही टुकड़े कहलाए क्रोमोसोम्स। प्रत्येक गुणसूत्र पर दानेदार रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें कहा जाता है क्रोमोमेयर। हर एक गुणसूत्र पर एक दानेदार रचना होती है जिसको कहा जाता है क्रोमोमेयर। प्रारंभ में गुणसूत्र थोड़े लंबे होते हैं। प्रत्येक जीव की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने इसके बारे में। प्रत्येक गुणसूत्र में एक विशिष्ट स्थान होता है जिसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। अब इस डायग्राम से समझिए, ये थोड़ा एलैबोरेटेड डायग्राम है सिर्फ प्रोफेज अवस्था का। प्रोफेज अवस्था में ये तारकाएं हैं यहां पर और ये क्रोमोसोम्स हैं, और इसका जो बीच का जो पोर्शन है ये कहलाता है सेंट्रोमेयर। इसके पश्चात गुणसूत्र की लंबाई में दो अर्धभाग से विभाजन होता है, परंतु दोनों अर्धभाग एक दूसरे से सेंट्रोमेयर पर जुड़े रहते हैं। जैसा मैंने अभी बताया, ये जो बीच का पोर्शन होता है इन गुणसूत्रों का ये कहलाता है सेंट्रोमेयर, और इस पोर्शन से ये गुणसूत्र एक दूसरे से जुड़े होते हैं। प्रत्येक अर्धभाग को अर्ध गुणसूत्र या क्रोमैटिड कहा जाता है। मतलब ये वाला जो सेक्शन हो गया ये अलग क्रोमैटिड हो गया। सीधी सी बात है कि बीच का जो सेक्शन है सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर का जो आधा भाग है उसको कहेंगे हम अर्ध गुणसूत्र या क्रोमैटिड। जंतु कोशिका में तारककाय दो भागों में विभाजित होकर कोशिका के दोनों ध्रुवों पर खिसक जाते हैं। ये है तारककाय, और ये कोशिका के विपरीत ध्रुवों पर जाने लगते हैं। अब तारककाय क्या करते हैं? प्रत्येक तारककाय के चारों ओर अनेक तारक रश्मियां एस्ट्रल रेस निकलती हैं। ये निकल रही हैं एस्ट्रल रेस, ठीक है, यहां से भी निकलती हैं एस्ट्रल रेस। दोनों तारककायों के बीच कोशिका द्रव्य में कुछ परिवर्तन होता है। इसके फलस्वरूप दोनों तारककायों के बीच तुर्क तंतु या स्पिंडल फाइबर्स, ये स्पिंडल फाइबर्स का यहां पर निर्माण हो रहा है। स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होता है। इसके पश्चात गुणसूत्र सिकुड़कर छोटे एवं मोटे हो जाते हैं। यह है गुणसूत्र, ये सिकुड़कर छोटे हो गए और थोड़ा सा या थोड़े से मोटे हो जाएंगे। पादप कोशिकाओं में तुर्क धागे तो बनते हैं परंतु तारककाय नहीं पाए जाते।
क्योंकि ये तारक काय उपस्थित होते हैं जंतु कोशिकाओं में। धीरे धीरे केंद्रक झिल्ली गायब होने लगती है और गुणसूत्र कोशिका के मध्य में आ जाते हैं। जैसे इस डायग्राम से समझिए, ये जो केंद्रक झिल्ली है यहाँ पर, ये धीरे धीरे गायब हो रही है और गुणसूत्र जो है कोशिका के मध्य में आते जाते हैं। केंद्रक झिल्ली के गायब होने के साथ साथ प्रोफेस अवस्था भी पूरी हो जाती है। तो फिर से समझिए प्रोफेस अवस्था में क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो प्रोफेस अवस्था में जो तारक काय हैं वो विपरीत ध्रुवों पर पहुंच रहे हैं। गुणसूत्र जो हैं, गुणसूत्र छोटे होते जा रहे हैं और मोटे होते जा रहे हैं, एवं न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली समाप्त होने लगती है और गुणसूत्र जो है वो कोशिका के मध्य में आने लगते हैं। अब हम पढ़ते हैं मेटाफेज के बारे में। अब मेटाफेज में समझिए इस डायग्राम के माध्यम से, मेटाफेज में पूरे तरीके से जो तारक काय हैं वो विपरीत ध्रुवों पर आ गए हैं और गुणसूत्र उन स्पिंडल फाइबर से अर्थात तारक रश्मियों के बीच में जाकर चिपक गए हैं। समसूत्री विभाजन की इस अवस्था में तुर्क अर्थात स्पिंडल पूर्ण विकसित हो जाते हैं। तुर्क पूर्ण विकसित हो गए, जो कि एक सामान्य तरीके से विकसित थे प्रोफेज अवस्था में। यहां पर ये स्पिंडल या जो तुर्क तंतु है वो पूरे तरीके से विकसित हो गए हैं। तुर्क के बीचों बीच के भाग को मध्यवर्ती रेखा कहते हैं। ये जो बीच का जो भाग है इसको बोलते हैं हम मध्यवर्ती रेखा। गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्र क्रोमैटिड्स पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते। पहले उतने स्पष्ट नहीं दिख रहे थे जितने ज्यादा इस अवस्था में दिखाई देने लगते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र खिसक कर तुर्क के मध्यवर्ती रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था यहां पर बन जाती है। गुणसूत्र अपने सेंट्रोमियर द्वारा तुर्क धागों से जुड़ जाते हैं। मतलब ये जो अपन ने पढ़ा था ना सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर मतलब इन गुणसूत्रों का बीच वाला पोर्शन, उसके सहारे ये इन स्पिंडल फाइबर से तारक रश्मियों से जुड़ गए। एक्चुअल में एक स्थान होता है या एक कहना चाहिए तत्व पाया जाता है इन गुणसूत्रों में, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर नामक संरचना से ये इन स्पिंडल फाइबर से चिपक जाते हैं। तो यहां पर इतना पोर्शन पर खत्म होता है मेटाफेज। मेटाफेज में और कुछ नहीं हुआ है। प्रोफेज की अवस्था यहां पर पूर्ण हुई है। प्रोफेज में जैसा अपन ने पढ़ा था कि जो तारक काय हैं वो विपरीत ध्रुवों पर जा रहे हैं, यहां पर पूरे तरीके से विपरीत ध्रुवों पर आ जाते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका अरेंजमेंट यहां पर सही तरीके से हो जाता है और ये सभी क्रोमोसोम्स इन स्पिंडल फाइबर्स पर अपने सेंट्रोमियर के आधार पर चिपक जाते हैं। तो यहां पर ये मेटाफेज अवस्था पूरी होती है। अब हम आते हैं एनाफेज पर। एनाफेज को इस डायग्राम के माध्यम से समझिए। एनाफेज में जिस प्रकार से मेटाफेज में क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर्स में बीच में जम गए थे, यहां पर इनका टूटना प्रारंभ हो जाता है और ये जो क्रोमैटिड्स हैं मतलब क्रोमोसोम्स का आधा भाग वो विपरीत ध्रुवों पर पहुंचने लगता है। समसूत्री विभाजन की इस अवस्था के आरंभ होते ही प्रत्येक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर दो भागों में विभाजित हो जाता है। हो गया दो भागों में विभाजित और विपरीत ध्रुवों की ओर खिसकने लगा। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक गुणसूत्र के क्रोमैटिड अब अलग अलग हो जाते हैं। हो गए अलग अलग। यहां पर देखिए ध्यान से, ये सभी चीजों में ये गुणसूत्र अलग अलग हो गए हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमैटिड के मध्य एक तरह का विकर्षण, विकर्षण मतलब रिपल्सिव फोर्स, जो कि ध्रुवों की साइड से आ रहा है। स्पिंडल फाइबर्स को ये सेंट्रोमियर फिर से अपनी तरफ खींच रहे हैं। विकर्षण पैदा हो जाता है। इसके कारण दोनों क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग खिसकने लगते हैं और ये अलगाव यहां पर उत्पन्न होने लगा। तुर्क धागों में भी एक प्रकार का खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, जिसमें तुर्क धागे धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू कर देते हैं। सिकुड़ने लगे तभी तो ये विपरीत ध्रुवों की तरफ जाएंगे। अतः तुर्क धागों का सिकुड़ना क्रोमैटिडों को एक दूसरे से दूर खिसकने में मदद करता है। तुर्क धागे खिसकने लगे विपरीत ध्रुवों की तरफ और उनके कारण जो क्रोमैटिड वाला पोर्शन है वो
विपरीत ध्रुवों पर जाने लगा। इस खिंचाव के फलस्वरूप दोनों क्रोमेटिड कोशिका के दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। गुणसूत्र का आकार U या V की तरह हो जाता है। अब देखिए यहां पर V आकृति जो है वो बनने लगी। अब प्रत्येक क्रोमेटिड संतति गुणसूत्र कहलाते हैं। जो पुरानी वाली कोशिका से क्रोमोसोम जो है यहां पर नई कोशिका में जाने लगे हैं। अब आते हैं अपन टेलोफेज पे। प्रोफेज याद है तुम लोगों को? प्रोफेज में जो जो चीजें गायब हुई थी, टेलोफेज में वे सारी चीजें वापस आ जाएंगी। देखो, टेलोफेज को हम प्रोफेज की विपरीत अवस्था का नाम दे सकते हैं। कैसे? इस अवस्था में संतति गुणसूत्र विपरीत दिशा में खिसकते खिसकते अपनी ओर के तारक काय के निकट पहुंच जाते हैं। पहुंच गए अपनी ओर के तारक काय के निकट। अब प्रत्येक कोशिका ध्रुव में मौजूद संतति गुणसूत्र में प्रोफेज के ठीक विपरीत प्रतिक्रियाएं होती हैं। प्रोफेज अवस्था में जितनी भी क्रियाएं हुई थी यहां पर उसके विपरीत की क्रियाएं होंगी। इसके फलस्वरूप गुणसूत्र में जलीयकरण शुरू हो जाता है। जलीयकरण वहां समाप्त हुआ था, यहां पर जलीयकरण फिर से प्रारंभ हो गया, जिसमें गुणसूत्र धीरे धीरे पतले व लंबे हो जाते हैं और वे स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ते। आ रहा प्रोफेज की जस्ट उल्टी अवस्था। केंद्रिका अर्थात न्यूक्लियोलस पुनः प्रकट हो जाते हैं। इसके साथ साथ गुणसूत्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण फिर से हो जाता है। प्रोफेज में केंद्रक झिल्ली खत्म होने लगी थी, लेकिन टेलोफेज में फिर से केंद्रक झिल्ली बनने लगी। इस प्रकार एक मात्र केंद्रक से दो संतति केंद्रक बन जाते हैं। एक ही न्यूक्लियस था पहले, याद करो इंटरफेस में एक ही न्यूक्लियस से हमने इस लेक्चर का प्रारंभ किया था, और हम जब खत्म करने पर आए हैं तब दो नए न्यूक्लियस यहां पर बन गए हैं। अब आते हैं अपन साइटोकाइनेसिस पर। अब देखो ये वाली जो अवस्था है ना, ये यहां पर यह है टेलोफेज। टेलोफेज में जब कोशिका बीच से टूट गई है और दो नई कोशिकाओं ने जन्म लिया है, यही कहलाता है साइटोकाइनेसिस। केंद्रक के विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिससे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो साइटोकाइनेसिस और कुछ भी नहीं है। टेलोफेज के बाद, जब टेलोफेज में तो केंद्रक का विभाजन हो गया, टेलोफेज के बाद जब कोशिका द्रव्य बीच में से टूटा है, वो अवस्था कहलाई है साइटोकाइनेसिस। वस्तुतः कोशिका द्रव्य का विभाजन एनाफेज अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वहां पर भी विकर्षण आने लगा था बीच में। टेलोफेज के अंत में कोशिका द्रव्य बीचों बीच से अंदर की ओर धंसना शुरू कर देता है, जिससे एक संकुचन बन जाता है। धीरे धीरे कोशिका द्रव्य का अंदर की ओर धंसना बढ़ता है। परिणाम स्वरूप कोशिका द्रव्य दो भागों में बंट जाता है और अंत में कोशिका का पूर्ण विभाजन हो जाता है। इस प्रकार एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, और यह है माइटोसिस। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और अंततः साइटोकाइनेसिस। और इस प्रकार से एक मदर सेल दो डॉटर सेल में परिवर्तित हो गई, या एक मात्र कोशिका दो नई संतति कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। अब आइए हम यहां पर एक और विभाजन समझें। जैसे हमने किसी भी प्रकार से सेल प्लेट के बारे में नहीं पढ़ा, जैसे ये इस साइटोकाइनेसिस ही पढ़ रहे हैं हम यहां पर, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल एंड साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। यहां पर बेसिक अंतर जो आपको देखने मिल रहा है वो ये है कि यहां पर किसी भी प्रकार की सेल प्लेट नहीं आई है, जबकि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में एक सेल प्लेट यहां पर उत्पन्न हो जाती है। पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन कोशिका द्रव्य के अंदर धंसने के फलस्वरूप नहीं होता, जबकि एनिमल सेल में अपन ने ये पढ़ा है कि सेल जो है अंदर की तरफ धंस जाती है, जबकि प्लांट सेल में इस प्रकार का धंसना नहीं होता। पादप कोशिकाओं में तुर्क के बीच में नन्ही नन्ही कणिकाएं एकत्रित होकर
और आपस में संयोजित होकर कोशिका पट्टिका या सेल प्लेट का निर्माण करती हैं। किसमें? पादप कोशिकाओं में। तो ये हैं पादप कोशिकाएं, सिर्फ साइटोकाइनेसिस में। बाकी चीजें समान होती हैं, लेकिन साइटोकाइनेसिस जो अवस्था होती है, यहां पर ये जो छोटी छोटी सी कणिकाएं हैं, ये आपस में इकट्ठी हो रही हैं और इन्होंने यहां पर सेल प्लेट का निर्माण कर लिया है। इस कोशिका पट्टिका के दोनों ओर सेल्यूलोज की दीवार बन जाती है। इस प्रकार दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये देखिए, अब यहां पर सेल्यूलोज की दीवार बन गई है और इस प्रकार से दो नई कोशिका का निर्माण हुआ है। तो यहां पर ध्यान देने लायक बात सिर्फ क्या है कि एनिमल सेल में किसी भी प्रकार की सेल प्लेट नहीं होती है, जबकि प्लांट सेल में एक सेल प्लेट बन जाती है साइटोकाइनेसिस नामक अवस्था में। अब समसूत्री विभाजन का महत्व क्या है? तो चलिए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो सबसे निचले श्रेणी के जीव होते हैं या एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनमें असूत्रीय विभाजन होता है, जिसे हम बोलते हैं एमाइटोसिस। हमारी बॉडी की जो वृद्धि हो रही है, हम कहीं पे भी लग जाए, या एक बच्चा जब ग्रोथ करता है, उसकी ग्रोथ में किस प्रकार का सेल डिवीजन होता है? वो होता है माइटोसिस का। कोई मोटा हो जाता है, मोटे होने में भी सेल्स तो ग्रोथ करती है ना, तो उसमें भी माइटोसिस ही लगता है। ठीक है, मियोसिस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब इसका महत्व क्या है समसूत्री विभाजन का? समसूत्री विभाजन द्वारा एक मात्र कोशिका से दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अब भी जैसे हम पढ़ते हुए आए हैं, एक हमारे पास मदर सेल थी, उस मदर सेल से दो डॉटर सेल्स का निर्माण हुआ। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप निर्मित सभी संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या समान रहती है, इसलिए कहलाता है ये समसूत्री विभाजन। जितने गुणसूत्र मात्र कोशिका में रहेंगे, उतने ही गुणसूत्र संतति कोशिकाओं में भी रहेंगे। ये महत्व है। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप संतति कोशिकाओं के गुण मात्र कोशिकाओं के समान रहते हैं। मतलब जैसी या जो गुण मात्र कोशिकाओं की सेल में होगा, वही गुण संतति कोशिकाओं की सेल में भी रहेगा। यह विभाजन सभी सजीवों में वृद्धि का आधार है। यही चीज मैं बता रहा था आप लोगों को अभी, कि हमारी बॉडी की जो वृद्धि हो रही है, उस वृद्धि का आधार और कुछ भी नहीं है, यही समसूत्री विभाजन है। सजीवों में घावों का भरना एवं अंगों का पुनर्उद्भवन, टूटे फूटे अंगों का फिर से बन जाना, इसी विभाजन के परिणाम स्वरूप संभव है। तो ये महत्व है किसका? समसूत्री विभाजन का। ये सारी गतिविधियां समसूत्री विभाजन के कारण ही घटित होती हैं। तो इन चीजों को समझिए कि एक बॉडी की जो वृद्धि हो रही है, चाहे भले हाइट बढ़ रही हो या हेल्थ बढ़ रही हो, दोनों माइटोसिस क्रिया के कारण ही होती है। लेकिन जब एक शिशु एक सेल के रूप में अपने माता के गर्भ में जन्म लेता है, उस समय मियोसिस लगता है, अर्थात अर्धसूत्रीय विभाजन। तो ये जो अर्धसूत्रीय विभाजन वाला पोर्शन है, ये मैं एक नेक्स्ट वीडियो में कल या परसों में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है।